जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क है कि ये संविधान के खिलाफ है। उनकी तरफ से तर्क ये दिया जाता है कि ये लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी होगा। सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। मुझे तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं लगती। ये सरकार भाजपा इसको भी दावा करती है। उनको हिंदू कोड बिल से ज्यादा सुविधा मिलती है मुसलमान अल्पसंख्यकों को, तो ये कहना उनका ठीक है। आपके हिसाब से ये मजहबी दखल अंदाजी है सीधे तौर पर, या इस पर एक डिस्कशन का रूम हो सकता है? डिस्कशन का रूम बहुत वाइड है होना चाहिए। समान नागरिक संहिता के विरोध में जो सुर सबसे ऊंचे सुनाई दे रहे हैं, उनके पीछे तर्क ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार छिन जाएगा। इस मुल्क के अंदर ज़बान एक नहीं है, जब इस मुल्क के अंदर कल्चर एक नहीं है, जब इस मुल्क के अंदर तहजीब एक नहीं है, जब इस मुल्क के अंदर बिरादरी एक नहीं है, जब इस मुल्क के अंदर धर्म एक नहीं है, तो इस मुल्क के अंदर एक कानून कहना बड़ा आसान है, लेकिन उस पर उसका इम्प्लीमेंट करना, उस पर अमल करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। विरोधियों की आपत्ति यह है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं से वंचित हो जाएंगे और इन्हें मानने का उनका संवैधानिक अधिकार छिन जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से शादी विवाह, जमीन जायदाद, संतान और विरासत जैसे मामलों में जो अलग अलग रियायतें हैं वो खत्म हो जाएंगी और हर धर्म के लिए एक ही कानून बन जाएगा। सबसे ज्यादा विरोध कट्टरपंथी मुस्लिमों की ओर से हो रहा है और वो इसे अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के साथ हिंदू कानून थोपने की बात कह रहे हैं। देश में, नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में हमने उनके कल्चर को प्रोटेक्शन का संविधान में जिम्मेदारी नहीं ली? क्या वहां पर पॉलीएंड्री की इजाजत नहीं है कि एक महिला कई पति को रख सकती है? अरे आप इन तमाम को भूल जाते हैं और सिर्फ यूसीसी का मंत्र चलाते रहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर आपत्तियों के बीच बार बार अनुच्छेद 25 का उल्लेख भी आता है। आइए बताते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या है। व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार है। इसी अधिकार पर अनुच्छेद 25 में ही ये भी लिखा है कि राज्य इस अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध भी आरोपित कर सकता है। दरअसल अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के चलते धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इतना विस्तृत है कि इसकी दीवारें संविधान प्रदत्त दूसरे अधिकारों से भी बार बार टकरा जाती हैं और तब अदालतों का दखल और राजनीतिक दबाव की घटनाएं सामने आती हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है शाहबानो केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा महिला के पति से कहा कि वो हर महीने गुजारा भत्ता दे। साथ ही देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात भी कही गई। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने पार्लियामेंट में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। शाहबानो केस में आपने उसको मेंटेनेंस का हक दिया, लेकिन सरकार ने पलट दिया उसको, कहने लगे कि ये लगता नहीं है मुसलमानों पे। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, ये बहुत जिसको मैं मानता हूं, जिसके कारण से समाज में बहुत सारी दुविधा है और अत्याचार औरतों पे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो प्रकरण में कहा, ये बहुत दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 एक मृत अक्षर बनकर रह गया है। ये प्रावधान करता है कि सरकार सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन इसे बनाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। अनुच्छेद 44 वही है जिसके चलते 1948 में संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान समान नागरिक संहिता को बनाने का अधिकार राज्यों पर छोड़ा गया था। लेकिन वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति ने इसे कभी बाहर नहीं आने दिया। जैसे हिंदुओं में जो औरतों को जो हक है, बराबरी का प्रॉपर्टी का हक है, और बहुत से समाज में नहीं है बराबरी का हक। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है, जो कोडिफाई करता है कि बिहेवियर, कि अगर ऐसा करेंगे तो तलाक होगा, आपकी मन मर्जी नहीं है, और ऐसा नहीं कि आपने मुंह से बोल दिया, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा।
1995 में सरला मुद्गल केस में भी अदालत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर जोर देते हुए नाराजगी जताई। उस समय अदालत ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार अभी कितना वक्त और लेगी? उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कह दिया गया है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनिश्चितकालीन तक निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकारें बदलती गई, कोर्ट अपनी दलीलें देता रहा, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बात बढ़ी ही नहीं। 2003 में जॉन बलवत्तम केस में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 44 के हिसाब से समान नागरिक संहिता लागू न होने पर गहरा दुख जताया। 2017 में भी शायरा बानो केस में कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया कि उचित विधान बनाया जाए। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस तेज है और सुझावों के अलावा धमकियों तक के सुर बुलंद हो रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे मुस्लिम देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। वहीं पिछले साल जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि समान नागरिक संहिता जरूरी है। देश के बाकी हिस्सों पर जब ब्रिटिश हुकूमत थी, तब गोवा ऐसा राज्य था जहां पर पुर्तगाल का शासन था। वहां पर शुरुआत से ही पोर्चुगीज सिविल कोड अमल में रहा। इसीलिए हिंदुस्तान में बाकी राज्यों से अलग गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर सिविल कोड है। अब देश के कई राज्य एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हिंदुस्तान ने आजादी के संघर्ष से आजादी मिलने तक और उसके बाद लोकतंत्र को मजबूत करने में बड़ी लंबी यात्रा तय की, लेकिन राजनीति ने हर दौर में वोटतंत्र की खातिर लोकतंत्र की बेहतरी के सुधारों की अनदेखी भी की। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी तरह का एक मुद्दा है जो भारत में पौने 200 साल से अपने उद्धार की राह देख रहा है। अपवाद है तो सिर्फ एक राज्य गोवा। गोवा में जब पुर्तगाली शासन था, तब वहां पुर्तगाली सिविल कोड लागू किया गया। जब पुर्तगाल सरकार ने गोवा उपनिवेश में ये कानून लागू किया, तब गोवा में दो धर्म के लोग ही बहुलता से थे, ईसाई और हिंदू। जिस दौर में गोवा उपनिवेश में सिविल कोड लागू किया गया, तब वहां हिंदुओं में कई शादियों का रिवाज था और बाकी भारत में भी हिंदू और मुसलमान कई शादियां कर सकते थे। लेकिन गोवा में जब समान नागरिक संहिता कानून बना, तो इसने हर किसी के लिए एक ही शादी का प्रावधान किया। प्रावधान ये था कि पहली पत्नी के जीवित रहते कोई भी व्यक्ति दूसरा विवाह नहीं कर सकता था। उत्तराखंड अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर पाता है, तो वो आजाद भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च कर सकती है और इसके बाद ये देश के अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी लागू करने की ओर बढ़ सकता है। हालांकि कई आदिवासी जातियों को इस कानून में शामिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जीवन शैली को लेकर विशेषाधिकार मिले हुए हैं। 2018 में लॉ कमीशन ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो व्यावहारिक है और न ही आवश्यक है। इसे लेकर समय समय पर चर्चा की मांग भी होती रही है, लेकिन हम आपको ये भी समझाते हैं कि देश की अदालतों ने समय समय पर समान नागरिक संहिता को लेकर क्या कहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम बनाने में आखिरकार देश की संसद को 7 दशक से भी अधिक क्यों लग गए, और ये अभी भी स्पष्ट क्यों नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या ऐसा होगा जो समानता की संहिता का मुख्य आधार होगा। आज वक्त की जरूरत है कॉमन सिविल कोड। एक चीज, कॉमन सिविल कोड का कतई अर्थ नहीं है कि किसी भी धर्म के धार्मिक अधिकारों को कोई भी नुकसान पहुंचेगा या उसकी धार्मिक जो स्वतंत्रता है उस पर किसी तरह का हमला होगा। कई ऐसे देश हैं, 40 से ज्यादा ऐसे देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है और भी जर्मनी, तमाम ऐसे देश हैं जहां पे कॉमन सिविल कोड है।
वहाँ पर हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं और भी धर्मावलंबी रहते हैं। भारत में एक ही धर्म के मानने वालों के रीति रिवाज अलग अलग राज्यों में बदलते हैं, लिहाजा ये सवाल भी बड़ा है कि एक समान कानून कैसे बन सकेगा। 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को ही अव्यावहारिक बताते हुए अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ बोर्ड्स की कोडिंग का सुझाव दिया। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दी गई लॉ कमीशन के ऑब्जर्वेशन को लेकर भी अलग अलग तर्क हैं। तो इसीलिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो मुझे लगता है जितने लोग आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं उनको अपने मन में ये मनन करना चाहिए कि किस चीज में वो यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। और मुझे लगता है जो नंबर ऑफ मैरिजेस का इशू है वहां पे यूनिफॉर्मिटी की बात आ सकती है। साथ ही साथ जो मुस्लिम विमेन की प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनहेरिटेंस राइट्स हैं, वहां पे यूनिफॉर्मिटी आ सकती है। एज ऑफ मैरिज पे यूनिफॉर्मिटी आ सकती है। कुछ सुझावों, कुछ आपत्तियों और कुछ आवश्यकताओं की बहस के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा देश के सबसे प्रमुख मुद्दों में शामिल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कड़ा विरोध जताया है, तो कहीं कहीं इसके स्वागत की तैयारियां भी हो रही हैं।